बहनों, मैंने आपसे कल तो कहा कि मैं सिखों के लिए तो बहुत बड़ा अवसर था, हमारी भी ऐसे ही मानना चाहिए। अगर सचमुच कल से उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है और सचमुच जो नानक गुरु हमारे सबके लिए रख गए उसके मुताबिक वो चलना चाहते हैं, तो जो चीज़ें आज दिल्ली में बन रही है वो तो होनी नहीं चाहिए। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, यूँ तो मैंने सुन लिया था, तो उसमें बताते हैं कि दिल्ली में काफ़ी लोग शराब तो पीते थे और किसी शराब पीने वाले क्या करते हैं वो तो हम जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तो शराब का मामला बहुत कठिन हो गया है दिल्ली में और बहुत फैल गया है, और यहाँ तक कि उस पर काबू लाना वो बहुत मुश्किल की बात हो गई। तो मैं तो ये समझूंगा कि अगर कल से एक नया पन्ना खुल गया है तो ये होना ही चाहिए कि शराब जो पहले था इससे भी कम होना चाहिए। शराब क्या क्या पीना था, शराब पीकर तो आदमी दीवाना ही बन सकता है, दूसरा तो है ही नहीं। सब चीज़ें तो आपको मैं बताऊं भी क्या जो मेरे सामने आ जाती है कि क्या क्या उसमें से बनता है। तो एक तो वो है, दूसरा अभी तो कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते हैं कि जो मस्जिदों में हमने नुकसान किया था वो मस्जिद में वो नुकसान तो है, लेकिन जिससे कि मस्जिदों को हमने मंदिर बना दिया, वहाँ अगर सिपाही की चौकी रहें, मिलिट्री की चौकी रहें तो ठीक है, और अगर न रहें तो पीछे वो आपत्ति जैसी थी ऐसी ही बन रहे, तो भी मुझको चुभेगा कि अगर हमने नया पन्ना खोला कल से तो ये सब कैसे हो। मैं तो ये समझूंगा कि जिन लोगों ने वो मस्जिदों का मंदिर बना रखा है उसमें तो कोई सिखों का तो काम नहीं हो सकता है, लेकिन सिख एक बड़ी कौम है, बड़ी तादाद में यहाँ है, और वो अगर निश्चय कर लें कि हमारे तो पाक ही बनना है, पाक ही रहना है, तो इसका असर हिंदू पर पड़ने का ही है, इसमें मुझको एक थोड़ा सा भी शक नहीं है। क्योंकि बच्चे तो वो सब तो वो सच के हक के फैलाने वाले बन जाते हैं, और उनका पेशा ये हो जाता है कि नहीं, अभी हम तो हर जगह पे अमन ही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। ये हो जाता है तो शक्ल दूसरी बदल जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के जिन्होंने ये किया है उनको अपनी मूर्तियाँ उठा लेना चाहिए, और जो मस्जिद है उसको मस्जिद जैसे रखना चाहिए। और पीछे तो इतने पुलिस, इतनी मिलिट्री, जो कोई भी वहाँ रहते हैं उनके दरकार ही क्यों चाहिए। जब लोग सब अच्छे भले हो जाते हैं तो इसकी दरकार कोई रहती नहीं है। तीसरी चीज मुझको जो लगती है वो तो हमारी लड़कियां, मैंने बता तो दिया कि हमारी काफ़ी लड़कियां को पाकिस्तान में ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं उसका हमें पता ही नहीं है। कल तो मैंने बताया कि एक कोड़ी भी दाम हम नहीं दें उस लड़की को खरीदने के लिए। वो तो जिन्होंने गुनाह किया है वो लड़कियों को वापस ले दें, और वापस ले लें और साथ साथ पश्चाताप करें, लेकिन हम सामने जाकर उसको पैसे दें वो तो बन नहीं सकता है। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि उन लड़कियों को
हमारे तो माई समझना चाहिए, हमारी लड़की समझना चाहिए, लेकिन जो मेरे पास आता है वो जो बयान आता है वो बहुत खतरनाक बयान आता है। और वो तो हमारे लिए है कि हम ये ईस्ट पंजाब में जिन मुस्लिम लड़कियों को रखकर बेच गए हैं उनको हम बेहाल करते हैं, मैं नहीं समझ सकूंगा। और हम इंसानियत से यहाँ तक गिरे हैं, वो तो मेरे से तो बर्दाश्त होती नहीं है, मैं कबूल करूंगा। ये कैसे बन सकता है? आज मुस्लिम की लड़की है, वो तो मेरी लड़की है, लेकिन कल मेरी ही लड़की है, उनको कोई छीन जाए और पीछे उनको बेहाल करें और मैं बस मौज शौक करूं, जिंदा रहूं, खाऊं पीऊं। मैं कैसे कर सकता हूं? मुझको पता नहीं चलता है। लेकिन ये है, मैं तो ये मानकर बैठा हूं कि वो जो जिन भाई ने सब खबर ली है उसमें कुछ न कुछ अतिशयोक्ति है। अगर उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति है ऐसा मानकर मुझको भूलना तो नहीं चाहिए वो चीज़ को, लेकिन मैं तो भी मानता हूँ कि अतिशयोक्ति होगी तो कैसा अच्छा है कि इंसान वहाँ तक गिर तो नहीं जाता है, लेकिन वो जो चीज़ है वो तो ऐसी है कि हमको हमारे में एक कंपन पैदा कर ले। तब मैं फिर कहूँगा कि अगर कल से हमने नया पन्ना खोला है तो सीखने खोला, तो पीछे हिंदू ने खोल ही दिया। पीछे तो मैं तो आपको कहूँगा कि मुसलमान ने खोला, लेकिन मुसलमान को तो यहाँ भूल जाओ यूनियन में, क्योंकि वो तो आज तो लाचार से बन गए, हमने बना लिए हैं उनको। लेकिन हिंदू और सिख तो लाचार नहीं यहाँ यूनियन में रहते हैं, तो उनको इस बारे में बराबर सोचना है कि उसमें क्या करना चाहिए। तो कहो कि यहाँ तो कोई कुछ करते नहीं है, हो सकता है कि यहाँ नहीं करते हैं। मैंने कल तो कहा ना कि अगर कोई गुनाह करता है तो मैं गुनहगार हो जाता हूँ, ऐसा मुझको लगता है। आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि मैंने कुछ गुनाह किया है तो आपके दिल में ऐसा ही लगता है कि चलो उसने गुनाह किया है, गांधी ने, तो हमने गुनाह किया है। ऐसे हम ओतप्रोत बने और एक समुद्र के जैसे हैं कि समुद्र में बिंदु अलग अलग तो है, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं तो सूख जाते हैं। अगर समुद्र में रहते हैं तो बड़ी बड़ी जहाज उठा लेते हैं अपनी छाती पर। ये समुद्र का है, तो जैसे समुद्र ऐसे हम हैं। हम भी मनुष्यों का समुद्र पड़े हैं, तो उसमें एक ने बुरा काम किया है तो सबने किया है, ऐसा समझकर चले तो पीछे बुराई मिट जाती है। इस कारण मैं तो कहूँगा कि हमारे सबको जागृत हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको इतनी चीजें तो कही। अब मैं थोड़ा सा इतना ही कहकर को कंट्रोल पर आना चाहता हूँ कि वो चीनी पर तो कंट्रोल छूट गया, और मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है कि दूसरा है कपड़ों पर है, खुराक पर पड़ा है, और दूसरे भी कंट्रोल जिसका मैंने आपको बयान दिया था वो सब छूटेंगे। लेकिन कैसे छूटे और छूटने के बाद हमारा धर्म क्या हो जाता है? तो चीनी का तो छूट गया, इसलिए उसी के बारे में तो बात कर लूं। तो मैं ये आशा रख कर बैठा हूँ कि अभी जो चीनी के बड़े बड़े कारखाने हैं उनके लोग ऐसा नहीं करेंगे कि चलो अभी तो हमको छुट्टी मिल गई तो जितने पैसे हम छीन सकते हैं लोगों के पास से छीन लें, तो इसलिए चीनी का दाम बढ़ा दें और पीछे लोग नाराज बने। एक तो अच्छा है कि चीनी खाने वाले सारा हिंदुस्तान है ही नहीं। हिंदुस्तान खाता है तो भी उनको गुड़ चाहिए, और गुड़ के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो गुड़ तो हम आराम से, वो तो पीछे, वो तो गुड़ तो हम अपने घरों में बनाते हैं, या तो वो जो देहाती लोग हैं वो बनाते हैं। चीनी देहाती लोग नहीं बना सकते हैं, उसके लिए तो बड़े बड़े यंत्रालय पड़े हैं हिंदुस्तान में, और थोड़े हैं धनपति है जो लखपति है, करोड़पति है, उनके पास वो पड़े हैं, और पीछे उनमें तो चंद मजदूरों रख लेते हैं, उनसे बनाते हैं। लेकिन गुड़ तो जिस जगह पे गन्ना होता है वहाँ गुड़ बना लेते हैं, और वो गुड़ तो बड़ा खाने के लायक रहता है अगर शुद्ध बना है तो। और
वहाँ बैठे, क्योंकि मैं तो बचपन में तो मेरे पिता थे तो मुझको ले जाते थे, वो या तो पीछे पिता के पास दूसरे नौकर है वो ले जाएंगे, और मैं वहाँ चला जाता था देहातों में कि जिस जगह पे वो गन्ना पैदा होता था, और पीछे वो लोग किस तरह से गुड़ को बनाते हैं, और ऐसा एक ताज़ा गुड़ है, स्वच्छ है, साफ है, वो खाने के लिए लेते थे। तो वो तो खुराक हो गया। चीनी खुराक नहीं बन सकता है, लेकिन गुड़ वो खुराक बन सकता है। तो गरीब लोग तो वो तो खाएं, लेकिन गरीब लोग तो भले खाएं, लेकिन गरीब ऐसे भी तो पड़े हैं ना। चाय पीने वाले तो हम पड़ गए हैं आज, तो चाय में तो कोई गुड़ नहीं डालता है। मैं तो लोगों को ये भी सिखा दूँ गुड़ डालो, लेकिन नहीं डालते हैं, चीनी उसको डालना है। तो चीनी कहाँ से लावे? अगर चीनी का ऐसा दाम बढ़ा दें कि पीछे लोगों को ऐसा लगे कि क्या भला हो रहता कि अगर चीनी पर भी अंकुश रहता तो इतना दाम तो नहीं बढ़ता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि चीनी के जितने व्यापारी है, जितने फैक्ट्री ओनर्स है, उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे, और आज़ादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, और जितना हमारे में सड़ा गंदगी वो सबको हम निकाल देंगे। तो अगर ये नहीं होता है माना, और चीनी के बारे में क्योंकि मुझको सुनना पड़ेगा, आखिर में मैंने काफ़ी इसमें काम कर लिया और अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन माना कि चीनी का दाम तो एकदम बढ़ जाता है, और बढ़ता है उसका भी सबब क्या कि वो चीनी का व्यापार करने वाले हैं, जो कारखाने चलाते हैं, वो लोग कल 10% लेते थे, वो 100 सैकड़ों में 10 लेते थे, तो आज 20 ले लेते हैं, 50 लेते हैं, या तो 5 लेते हैं। मेरी निगाह में तो सैकड़ों में 5 तो बहुत हो गया, 5 से कोई किसी को ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह से शुद्ध कोड़ी कमाने वाले बन जाए तो पीछे दूसरी जो अंकुश है वो तो अपने आप उड़ ही जाते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अंकुश को जब उड़ा दें हुकूमत, तो हुकूमत को ऐसा नहीं कहना पड़े कि देखो हम तो डरते थे, लेकिन सब कहते थे उड़ाओ, तो हमने उड़ा तो लिया, लेकिन पीछे गरीब क्या खाए, गरीब को मिलता नहीं है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा न होने के कारण मैं ये समझता हूँ कि इतना जो कारखाने वाले पड़े हैं उनको स्वच्छ बनना है, और उनको आपस में मिलकर ऐसा एक मंडल बना दें कि जिससे कोई भी कारखाना अमुक हद बना दें, उससे ज़्यादा न ले सके। हाँ, एक बात कर सकते हैं, बनना भी चाहिए कि गन्ना जो बोने वाले हैं वो तो किसान हैं, किसान बोते हैं, तो किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज़्यादा दाम दें, वो तो मैं समझ सकूँगा, और वो किसानों को ज़्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई, तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है, और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। कल इतना जाता था, आज इतना ज़्यादा मिलता है। हम लोगों को तो कल मिलता था फीसदी 2 रुपया या तो 5 रुपया, तो आज हम 5.25 नहीं लेते हैं, 5 ही हम ले लेते हैं, और उस दाम से पिछले लोगों को मिलता है। एक चीज़ हो जाती है कि वो दाम तो रखा, मिल वालों ने तो नहीं लिया, लेकिन पीछे बीच में आ जाते हैं छोटे छोटे ताजिर, वो लोग ले लें तो भी वो लोग पीने वाले हैं, खाने वाले हैं चीनी, वो तो मर जाते हैं, तो उनको मरना नहीं चाहिए। इसलिए क्या किया जाए, तो जितने कारखाने चलते हैं वही लोग उसको सीधा ये गरीब लोगों को या तो जो चीनी लेने वाले हैं उनको बेच डालें, तब तो विषय हमारा काम अच्छी तरह से चलता है, इसमें मुझको कोई शक नहीं है। और एक भाई ने लिखा है कि हमने देखा तो सही कि ये 3rd क्लास के जो मुसाफिर हैं उनके पास से भी थोड़ा सही 1st क्लास के हैं, 2nd क्लास के हैं, उनके पास से लिया जाता है, उससे
थर्ड क्लास के पास से वृद्धि तो हो गई लेकिन कम दी जा सकती है, तो वो दिखते हैं। और मुझको ठीक लगता है कि इतना भी क्यों करना पड़े, अब अगर किया तो किया, लेकिन हमको तो ज़्यादा काम करना है, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। तो कहते हैं कि तंबाकू है, बाहर से आती है, यहाँ भी होती है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें बनती है कि जो हर एक आदमी के लिए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है। अगर ऐसी चीज़ रहती है तो उस पर ले लो, उस पर जो यूँ भी तो कर तो होता है, टैक्स लगता है, टैक्स को बढ़ा दो तो उसमें से बन सकता है। अभी इसमें मैं बहुत नहीं जा सकता हूँ, वो तो बड़े बड़े हमारी हुकूमत में पड़े हैं, उसको देखना है, हिसाब करना है कि ऐसा बढ़ाकर वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन ये समझने के लायक तो बात है, तो इसलिए तो सबके लिए और हुकूमत को भी समझने के लिए कि ऐसे कहने वाले भी मेरे पास पड़े हैं और लिखते हैं, वो कोई निकम्मे आदमी नहीं है, समझदार आदमी लिखते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस बारे में भी अगर वो देखभाल करके करें, और जितना खर्च होता है वो, क्योंकि हमारे पास करोड़ों रुपये आज आ गए हैं, इसलिए करोड़ों हम खर्च करें ऐसा नहीं, लेकिन एक एक कौड़ी करोड़ों में से भी लेकर हम फूंक पर चले और आस्ते आस्ते करें, और ऐसा समझें कि एक कौड़ी हम खर्च तो करते हैं लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं, ये देखना है। मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपये वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है, तो वहाँ उसमें से हम कितना भेजते हैं। और कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून तो, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। जैसे कि मैं लोगों के पास से एक तालीम के लिए पैसा ले लेता हूँ, तो तालीम के लिए पैसा लेता हूँ तो लोगों के पास तो 10 गुना पैसा तो जाना ही चाहिए। ऐसी तालीम में दूँ, लड़कों को इस तरह से दूँ, इस तरह से मैं अंदाज करूँ खर्च का, कि जिससे वो समझ लें कि हाँ हमारे हाथ में तो पैसे आ जाते। देहातों में मैं सफाई का काम कर लेता हूँ, वो सड़क बनाता हूँ, रास्ते बना लेता हूँ, तो वो देहाती लोग तो नहीं समझे कि ये तो हमारे पास पैसे आते हैं दूसरी जगह पे खर्चने के लिए, लेकिन हमारे पास लेने के लिए आते हैं। ऐसा अगर हम करें, और ऐसा हो सकता है, तब तो पीछे मिलिट्री के पीछे हम दीवाने बन गए हैं, वो पीछे दीवाने नहीं बनेंगे। पीछे हमारे दिल में ऐसा होगा कि मिलिट्री पर तो कम से कम खर्च करें और उन पे ज़्यादा में ज़्यादा करें। और वो भी कैसे हो सकता है, आज तो मिलिट्री में तो हम सब लोगों को रखते हैं नौकर में, कल तो मिलिट्री अगर हमारे बनना है तो भी वो अपने आप करें। जो लोग हो जाते हैं तो सीख लेते हैं और पीछे रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, अपने पड़ोसी की रक्षा करें, हिंदुस्तान की रक्षा पीछे अपने आप हो जाती है। और ऐसे हिंदुस्तान पर कोई गंदी नजर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आज कुछ हमारे यहाँ अंग्रेजी राज तो गया, लेकिन अंग्रेजी हवा रह गई है, तो उस हवा अगर बदल दें हम, और वो तो एक बड़े पैमाने पर खर्च करते थे, और ऐसा खर्च कि जो हमको वापस नहीं आता था। अब जो हमारा खर्च है वो सब का सब हमको वापस आना चाहिए। इस तरह से अगर हो जाए तब तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए खैर हो जाता है। इतना ही।